क्या अपनी इन्वेस्टमेंट, मन में ख्याल आ रहा है कि क्या ऐसी इन्वेस्टमेंट संदीप भाई रोक दें कुछ समय के लिए, क्योंकि क्या पता कि जिस शेयर में हमने निवेश करके रखा है और गिरेगा नीचे, क्या पता जिस म्यूचुअल फंड में हम निवेश करके रखे हैं और पैसा माइनस में होगा। तो एक काम करते हैं, रोक देते हैं कुछ समय के लिए, कुछ दिन बाद शुरू करेंगे। सो जितने भी मार्केट के बड़े बड़े दिग्गज हैं पहले से ही पहचान जाते हैं कि इस समय मंदी आ सकती है कि नहीं, क्योंकि कुछ समय की पहले अगर मैं आपको बात बताने वाला हूं तो इसमें रॉबर्ट कियोसाकी का कहना था कि भाई साहब ये उन्होंने प्रेडिक्ट किया था 29 अप्रैल को, और आज समय आपको पता है क्या चल रहा है। उन्होंने क्लियर कह दिया था कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ी मंदी आ सकती है, और उनको उनकी बात नहीं है, ब्लैक रॉक के सीईओ हैं यहां लैरी फिंक साहब ने भी क्लियर कहा था कि आने वाले समय में बहुत बड़ी मंदी आ सकती है। लगातार इस समय जब हम क्रैश की बात कर रहे हैं, चाहे स्टॉक मार्केट की बात करें, म्यूचुअल फंड की बात करें, भैया पोर्टफोलियो की तो हालत देखी नहीं जा रही है। मतलब मार्केट का कहना कुछ भी पॉसिबल नहीं कि क्या हो सकता है। और इसके साथ साथ आईटी, बहुत बड़ी आईटी कंपनी, जी हां नाम है कॉग्निजेंट, इस समय 12,000 से 15,000 ले ऑफ होने वाला, आप समझ रहे हो, मतलब 12,000 से 15,000 लोगों को निकालने की प्लानिंग लगातार चल रही। तो केवल जो आप चारों तरफ जो बात कर रहे हो ना रिसेशन की, केवल एक इन्फ्लुएंसर्स नहीं कह रहे हैं, ये लगातार जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, जो बाजार के दिग्गज हैं, लगातार वो कह रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है यहां भैया ऑयल क्राइसिस को लेके, तो ये सब चीज को लेके आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और खासकर ऐसे बाजार में आपको करना क्या है, कैसे पहचाने कि भाई साहब मंदी आ सकती है, इसको लेके बात करने वाले हैं। और ऐसे में क्या अपनी इन्वेस्टमेंट, मन में ख्याल आ रहा है कि क्या ऐसी इन्वेस्टमेंट संदीप भाई रोक दें कुछ समय के लिए, क्योंकि क्या पता कि जिस शेयर में हमने निवेश करके रखा है और गिरेगा नीचे, क्या पता जिस म्यूचुअल फंड में हम निवेश करके रखे हैं और पैसा माइनस में होगा। तो एक काम करते हैं, रोक देते हैं कुछ समय के लिए, कुछ दिन बाद शुरू करेंगे। ये मन में सवाल आ रहा है तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आपके होने वाली है। स्मार्ट इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, जो खासकर इसमें बाजार में बने हुए हैं और किस कारण से बने हुए हैं, क्या मैंने किया, ये सब चीज आपको इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। और ऐसे कंडीशन पे कि कौन सा म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप, कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा गिरा है और कौन सा म्यूचुअल फंड को समय लगा रिकवरी करने में, मैं आपको बताने वाला हूं। खासकर क्या आपको नहीं करना है, क्योंकि करने से इंपॉर्टेंट है कि आपको नहीं करना है, सब चीज कंप्लीट पैकेज आज वीडियो में होने वाला है। तो वीडियो अगर पसंद है लाइक कर सकते हो, चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हो। मूव करने से पहले देखो क्या होता है ना, कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में ना पैसा बनाना है तो आपको सबसे पहले आपको लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और लर्निंग में अगर आपको एक्सपर्ट लगातार आपको सिखाते हैं, डेफिनेटली आप उसको सीखना बहुत जरूरी है। तो व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दिया, वहां जाके सीख सकते हो। लगातार वो लोग स्टॉक के बारे में लेवल देते हैं, स्टॉप लॉस बताते हैं, टारगेट्स वगैरह देते हैं और ड्यूरेशन मेंशन करते हैं कि आपका कोई भी टारगेट कब तक आ सकता है। मैंने डिटेल रिकॉर्डिंग आपको चल रही होगी बगल में, तो आप देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग पूरा कंप्लीट है। तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो, सीख सकते हो। लेकिन ध्यान रहे फ्री है ये, कोई किसी को पैसा आपको देने की जरूरत नहीं है। और ध्यान रहे जब भी इन्वेस्टमेंट आप करो हमेशा अपने डीमैट अकाउंट से करना है आपको, ठीक है। चलो सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, मंदी की आहट कैसे पहचाने। देखो मंदी की आहट अगर पहचानने के लिए सभी लोग कह रहे हैं इस समय एनर्जी क्राइसिस को लेकर लगातार बात कर रहे हैं। अगर एनर्जी क्राइसिस को लेकर हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारे मन में ख्याल आता है कि भाई क्रूड ऑयल की कंडीशन क्या है, क्योंकि क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल। आज गनीमत है कि $108 प्रति बैरल पे चल रहा है, लेकिन 110, 115, लोग कह रहे हैं ये 150 जा सकता है। ब्लैक रॉक के सीईओ फिन साहब का कहना है कि अगर 150 तक गया तो कंडीशन भारत की बहुत बदतर हो सकती है। ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, ये मेरा नहीं बोलना, मेरी लाइन नहीं है, ये एक्सपर्ट लगातार कर रहे हैं। और कोशिश हो रही है कि भैया कम से कम हो, लेकिन जब तक मिडिल ईस्ट में तनाव जब तक जारी है, ईरान और यूएस के बीच में लगातार जो वॉर सिचुएशन चल रही है, कोई किसी की कंडीशन मानने को तैयार नहीं है, तब तक ये लगातार क्राइसिस और उम्मीद है। क्योंकि देखो क्रूड ऑयल ना कच्चा तेल है भाई साहब, रॉ मटेरियल है सारी इंडस्ट्री के लिए। आप फार्मा इंडस्ट्री की बात करो सबसे ज्यादा यूज होता है, एफएमसीजी इंडस्ट्री की बात करो सबसे यूज होता है, यहां डिफेंस इंडस्ट्री में भी लगातार ये काम आता है। तो कोई भी चीज, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, हर जगह कच्चे तेल से बहुत सारे रॉ मटेरियल बनाए जाते हैं। अगर ये महंगा हो गया तो भैया हमें इसको खरीदने के लिए किस में पे करना पड़ता है, डॉलर में पे करना पड़ता है। और डॉलर के मुकाबले आप देख सकते हैं इंडियन रुपीस की हालत 97 पहुंच चुकी है, और काफी लोग कह रहे हैं 100 हो जाएगा। तो जितना ज्यादा कॉस्ट होगा हमारे ऊपर उतना ज्यादा भार पड़ेगा, इसीलिए लगातार ये टेंशन की बात तो लगातार चल रही है। चलो ये चीज तो आपको बताना जरूरी है, लेकिन और भी क्या चीजें हैं जो आपको बताती हैं कि भाई साहब मंदी का खतरा हो सकता है। लगातार एफआईएस पैसा निकाल रहे हैं।
अगर एफआईआई जो बाहरी निवेशक हैं, आप अगर बोलोगे, देखो बाहरी निवेशक ना प्रॉफिट्स के लिए पैसा निकालते हैं, इन प्रॉफिट्स के लिए पैसा हमेशा निकाल के दूसरे देशों में इन्वेस्ट करते हैं। अगर एग्जांपल अगर बात करूं कि अगर यूएस की बॉन्ड यील्ड बढ़ गई है, मतलब आपको बॉन्ड में पैसा मिलेगा निवेश करने का, तो डेफिनेटली क्या करेंगे, एफआईआईज यहां से पैसे निकाल के यूएस की कंपनियों में निवेश करेंगे। जैसे एआई का बूम आया है यूएस में, डेफिनेटली यूएस में जाके निवेश करेंगे। तो आप देख सकते हो एफआईआईज लगातार पैसे निकाल रहे हैं और डेटा बताता है भाई, डेटा क्या है, एफआईआईज का डेटा चेकआउट करोगे आप ना, लगातार अब देख सकते हैं आप। अगर मंथली बेसिस पे बात करो ना, जब एफआईआईज ने पैसा ज्यादा निकाला है तब तक मार्केट में क्रैश आउट हुआ है। आप देख सकते हैं 19 मई की कहानी, 2457 करोड़ निकाला, बीच में थोड़े बहुत एड ऑन किया है, लेकिन आप देख सकते हो ज्यादा से ज्यादा इन्होंने पैसे विड्रॉ किया। मंथली डेटा भी आपके सामने है, 24,000 करोड़, 70,000 करोड़, 1,22,000 करोड़, 6,640 करोड़, 41,000 करोड़, लगातार पैसे निकाल रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं उनको अंदाजा है कि भाई साहब इस इकोनॉमी को लेके हम क्या करें, कभी ना कभी तो मतलब उनको डर सा है कि यार मेरा पैसा डूब ना जाए, तो लगातार पैसे ये लोग लगातार निकासी कर रहे हैं। एफआईआईज जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, क्या है, इंटरेस्ट रेट बढ़ना। देखो इंटरेस्ट रेट, अगर फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, हालांकि अभी हुआ नहीं, लेकिन अगर ये बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये बात चल रही है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो आपको पता है जितनी भी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां बैंक से लोन वगैरह लिए तो क्या होगा, लोन ज्यादा अमाउंट उनको पे करना होगा। और अगर कंपनियों को लोन ज्यादा देना होगा तो जो उनके रॉ मटेरियल्स उसकी कॉस्टिंग बढ़ा देंगे वो लोग, कहीं ना कहीं प्रॉफिट से कॉम्प्रोमाइज तो कोई करेगा नहीं। और इसका असर किस पे पड़ेगा भैया, आम आदमी पे पड़ेगा। आम आदमी पड़ेगा तो क्या होगा, स्पेंडिंग कम हो जाएगी, स्पेंडिंग कम हो जाएगी तो मार्केट में मनी फ्लो नहीं होगा, जिसके कारण महंगाई आ सकती है। देखो ये पूरा चक्र है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। इंटरेस्ट रेट बढ़ना बहुत बड़ा कारण हो सकता है, इकोनॉमी का स्लो डाउन होना। जीडीपी ग्रोथ को लेकर हमने डेटा रिसेंटली देखा कि हमारा जीडीपी ग्रोथ यहां डाउन हो चुका है। अनएम्प्लॉयमेंट डेटा या एम्प्लॉयमेंट डेटा की बात करें, वो भी डेटा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये चीजें आपको इशारा करती हैं कि भाई साहब कुछ तो गड़बड़ हो रहा है अंदर, जो आम इंसान को, आम पब्लिक को पता नहीं चल पा रहा है। रुपीस लगातार डिप्रिशिएट हो रहा है। एक समय 85 रुपए, $1 पे करने के लिए हम 85 रुपए देते थे, आज वही $1 हमें कोई चीज अगर बाहर से खरीदना है 97 रुपीस देना पड़ता था। और खासकर जो मैंने आपको अभी बताया, क्रूड ऑयल का प्राइस, क्रूड ऑयल का प्राइस लगातार बढ़ेगा, तो मैंने वो क्या बताया, रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, इंडस्ट्री प्रॉफिट डिक्लाइन होगा और क्वार्टर्स के रिजल्ट्स लगातार डाउन होंगे। ये कारण है माय डियर फ्रेंड्स कि इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए लगातार मंदी की आहट, कभी भी ऐसी सिचुएशन आए समझ जाओ कि भैया मंदी की आहट है। अब ऐसे में आपको क्या करना है, क्या मैं इन्वेस्टमेंट अभी रोक दूं, मेरी एसआईपी चल रही है 15,000, 10,000, 5,000, 20,000 लमसम मैंने डाला है, क्या कुछ समय के लिए पोर्टफोलियो देखना बंद कर दूं? मैं आपको कोई डेटा दिखाना चाहूंगा और मैं अपनी भी कहानी बताना चाहूंगा, और ये रियल कहानी है। आप मैं अगर एग्जांपल दूं, 2008 में देखो क्रैश, मतलब क्रैश चाहे कोई भी रीजन हो, मतलब मार्केट गिरा है, कुछ ना कुछ हुआ है। 2008 की बात करते हैं, बहुत बड़ा क्रैश आउट हुआ था, 60% की अगर बात करें निफ्टी गिर गया था, बहुत बड़ा होता है। और वो गिरने के बाद रिकवर कब हुए हम, 2009-10 में रिकवर हो गए। अगर आप उस समय निकल जाते तो भाई साहब बहुत बड़ी रैली मिस कर सकते हैं। ध्यान देना, देखो मर्जी आपकी है, मैं तो 1000 बार कहूंगा कि भैया एसआईपी कंटिन्यू करो, मत निकलो, आपकी मर्जी है साहब, आपका पैसा आपकी मर्जी है, क्या करना है वीडियो के अंत तक आपको पता चली जाएगा। 2020 बहुत बड़ा क्रैश आउट हुआ, ये समय था जब मैंने मार्केट में एंट्री की थी। ऑलमोस्ट जब 2021 आने वाला था, सब लोग डरा रहे थे कि यार पैसा तो कहां डाल रहा है, क्योंकि अगर पैसा होगा तो लॉस हो जाएगा लगातार, इससे अच्छा तो बेटर है एफडी है। देखो एफडी अपने जगह पे सही है, लेकिन अगर मार्केट में आपको रिस्क फ्री पैसा बनाना है तो म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है। 2020 में क्रैश, ऐसी सिचुएशन में मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया 2000, और वो 2000 इन्वेस्टमेंट लगातार मैं करता गया, कभी नहीं रोका। उससे मुझे याद है केवल एक लार्ज कैप फंड वॉज पॉजिटिव, इसके अलावा स्मॉल कैप, मिड कैप सब निगेटिव थे। मन में घबराहट थी, लेकिन पता था ना कि भाई इकोनॉमी है, गिरेगी कल तो उठेगी ही। निफ्टी 50 का रिकॉर्ड पिछले अगर 15-20 साल का डेटा देखा जाए, 15% का रिटर्न हमें मिला है। तो ये सारी चीजें रिकॉर्ड, देखो ये पेपर में है, ये रिकॉर्ड ऑनलाइन कर लो आप लोग, ये मैं मुख जबानी कुछ नहीं कह रहा हूं, गूगल करोगे सब आ जाएगा आपको कि निफ्टी 50 का पिछले 20 साल का रिकॉर्ड। अगला 2000 में क्या हुआ, .com का क्रैश आया, 75% मार्केट गिरा और 2 साल बाद वापस अच्छा रिकवरी हो गया। जो निकल गए आज भी रो रहे थे और यार क्यों मैं रुक गया। मैं कोविड की बात बताता हूं, कोविड में काफी लोग निकल
गए तो आज भी रो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो 2022 में इन्फ्लेशन रेट लगातार बढ़ा, मार्केट 30% गिरा, लेकिन इसके बाद मार्केट ने 60% की रिकवरी की। सब कुछ गूगल में है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि हम लोग न्यूज में, हम लोग इंस्टाग्राम पे लगातार ऐसे रहते हैं और स्क्रॉल करते करते हमें वही इंफॉर्मेशन मिलती है जो हमारे अंदर फीड की जाती है। तो थोड़ा बहुत आपको ना वहां से आपको थोड़ा हटाना पड़ेगा मन, और लगातार इन्वेस्टमेंट में आपको ध्यान देना पड़ेगा। और बाकी देखो ऐसे कंडीशन पे जो स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं, अगर आप अपने आप को स्मार्ट इन्वेस्टर समझते हो तो साहब आज से करना चालू कर दो। एक बार नहीं 1000 बार मैं बता चुका हूं। पहली बात इंपॉर्टेंट है, आने वाले 6 महीने के हिसाब से इमरजेंसी फंड रेडी रखो। इमरजेंसी फंड बोले तो आपका जो महीने का खर्च है, एग्जाम्पल अगर आपका महीने का खर्च 20,000 रुपए है तो 2 छक्का 12 लगभग 1,20,000 आपके पास ऐसी जगह पे होना चाहिए कभी भी निकाल सको, है ना। उसको इन्वेस्ट मत करो यार, सब कुछ इन्वेस्ट करने के लिए अपन नहीं कहते कि भाई म्यूचुअल फंड में सब कुछ पैसा डाल दो, ऐसा नहीं होता। आप सबसे पहले अपना इमरजेंसी फंड रेडी करके रखो, 6 महीने का मिनिमम, 6 मंथ में हमेशा मिनिमम कहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेल्थ इंश्योरेंस लेके बैठो। परसों को वीडियो मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाई थी, अगर अभी भी नहीं आप तक नहीं पहुंची, कमेंट में मेंशन कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस लेके रखो, क्योंकि अगर आपने सारी इन्वेस्टमेंट करके रखी है, खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो जाए, क्योंकि आजकल भरोसा नहीं है, इंसान सोता है लेकिन उठता कहां है पता नहीं है। आज ये कंडीशन, ये अनप्रिडिक्टेबल लाइफ है, किसी को कोई हार्ट की हिस्ट्री है ही नहीं साहब, अचानक से पता चलता है कि भाई इसको हार्ट अटैक आ गया। आपने कितने एग्जांपल देखने होंगे, तो एग्जांपल आप मतलब इंपॉर्टेंट है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखो, टर्म इंश्योरेंस लेके रखो, सो दैट आपकी जमा पूंजी हॉस्पिटल वाले ना खा जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा भैया बॉन्ड्स में निवेश करना चालू कर दो। मैंने बॉन्ड्स पे वीडियो बना दी है, 10 से 15% आप निवेश कर सकते हो जिनको रेगुलर इनकम चाहिए। देखो जिनकी एज 50-60 से क्रॉस हो चुकी है और उनको एक रेगुलर इनकम 7 से 8% मंथली पे आउट चाहिए, सर बॉन्ड में निवेश कर सकते हो। एसआईपी को तो भैया वरदान है, इसको कभी रोक मत देना गलती से। एसआईपी लगातार कंटिन्यू करो, सो दैट आपको एवरेजिंग का फायदा मिल सके। डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है साहब। डाइवर्सिफिकेशन मतलब आपने म्यूचुअल फंड में किया है, थोड़ा स्टॉक्स में रखो, थोड़ा ईटीएफ में निवेश करके रखो, थोड़े बॉन्ड में करके रखो, थोड़े इमरजेंसी फंड में करके रखो। दिस इज कॉल्ड द डाइवर्सिफिकेशन। मैंने यहां करके रखा है 50-30-20-10, मतलब 50% आप चाहो तो इक्विटी में निवेश कर सकते हो। किसमें? इक्विटी में निवेश कर सकते हो। बाकी 30% आप चाहो तो कोई हाइब्रिड डेप्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी 20% आप देखा जाए तो भैया लार्ज कैप में, और बाकी 10% बॉन्ड्स वगैरह में निवेश कर सकते हो, ऐसे मैंने किया है। बाकी इंपॉर्टेंट ये है फंडामेंटल, जितने भी आपके पास स्टॉक्स हैं होल्ड करके रखो। स्टॉक को लेकर कोई डाउट होता है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहां मुझसे संपर्क कर सकते हो, फैमिली से जुड़ सकते हो। हम लोग लगातार स्टॉक रिलेटेड इंफॉर्मेशन लगातार देते हैं। और इससे दूर रहो भाई साहब, न्यूज आपको सबसे ज्यादा पैनिक करेगी, तो न्यूज से आपको दूर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट में आपके मन में होगा कि संदीप भाई आपने कहा था कि सबसे ज्यादा गिरा कौन? जब भी क्रैश आया, जब भी इकोनॉमी की बात हुई कि भाई इकोनॉमी गिर रही है, सबसे ज्यादा गिरा क्या और गिरने के बाद कितना तेजी से उठा? जी हां, डेटा मैं लेके आया हूं, मनी कंट्रोल के साइट पे आपको डेटा मिल जाएगा। स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स जब भी मार्केट में क्रैश हुआ है, मार्केट इकोनॉमी डाउन हुई है, रिसेशन आया है, स्मॉल कैप सबसे ज्यादा गिरे हैं। इसलिए मैं आपसे क्या कहता हूं, जब भी आप म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनवाओ अपने रजिस्टर्ड एडवाइजर से, हमेशा उनको बोलो साहब डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाना मेरा, दैट शुड बी कॉम्बो ऑफ स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंड फ्लेक्सी। ऐसा नहीं कि आपने केवल ठोक दिया है कि भाई केवल हम सेक्टोरियल फंड ले लें, नहीं। स्मॉल कैप 14% अगर गिरा है, तो जब इकोनॉमी उठी है ना, तो सर सबसे ज्यादा आपका क्या है, सबसे ज्यादा उठा है आपका 27 to 30% स्मॉल कैप ने। तो स्मॉल कैप को हल्के में नहीं लेना है, स्मॉल कैप आप रखो जरूर। 14% गिरावट हुई थी, लेकिन 27-30% मिला है। मिड कैप की अगर बात करें भाई, 10 से 12% गिरे हैं, लेकिन जब उठे हैं तो 15 से 18% उठे हैं। मतलब क्लियर है कि भाई ऐसे फंड रिस्की होते हैं, लेकिन जब आपका नजरिया मोर देन 10 इयर्स होता है तो सर हमेशा आपको निवेश करते रहना चाहिए, निकलना नहीं चाहिए। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी सबसे सेफेस्ट फंड माने जाते हैं। 6 से 8% अगर गिरते हैं तो उठते हैं 12 से 14-15%। और लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स बहुत कम गिरते हैं, क्योंकि रिटर्न ये कम देते हैं। तो कम से कम 3 से अगर 5% गिरे तो 7 से 8% लगातार उठते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई साहब स्मॉल कैप, लगता है कि स्मॉल कैप रिस्की है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा रिटर्न आपको स्मॉल कैप देते हैं। तो आई होप आज की वीडियो में
थोड़ा बहुत मैंने आपको समझाने की कोशिश की होगी कि देखो क्या करना है इस समय कंडीशन पे, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप का कॉम्बो रखना है, मंदी की हाट, इन्वेस्टमेंट रोक दूं, क्या करूं भैया? नहीं रोकना है, कंटिन्यू करते रहो इन्वेस्टमेंट, कुछ भी हो जाए थोड़ा और न्यूज से दूर रहो। सिचुएशन खराब है, हमें पता है। मिडिल ईस्ट की अगर बात करें तो तनाव तो है वहां, हमें सब पता है, लेकिन इस समय हमें अपनी इन्वेस्टमेंट लगातार कंटिन्यू रखना है और डरना नहीं है। बाकी लर्निंग के लिए व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है मैंने, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हो। फ्री लर्निंग है, किसी को पैसा वगैरह नहीं देना है। बाकी यस, आपका डिसीजन राइट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, टेंशन नहीं लेना है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।